नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पीपीएससी पीजीटी और डीएसएसबी पीजीटी की क्लासें ओपन हैं। जो भी लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आज तीसरा लेक्चर्स वीडियो मैं दे रहा हूं। बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी का तीसरा लेक्चर्स वीडियो है और यह जो लेक्चर्स वीडियो है यह एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, यह आपका चैप्टर है। विश्व इतिहास के कुछ विषय चैप्टर नहीं है, कक्षा 11 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का यह बुक का नाम है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, उसमें जो चैप्टर है आपका रोमन साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो चैप्टर है इसका पूरा नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, यह रोमन साम्राज्य की कहानी है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यह एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर है। ठीक है, तो यह इसका तीसरा लेक्चर्स वीडियो मैं दे रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी या डीएसएसबी में एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 के चैप्टर को ही सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, और यह आपका डीएसएसबी का भी आपका सिलेबस है और बीपीएससी का भी सिलेबस है। एक बात और बता दूं, डीएसएसबी बीपीएससी अगर मैं कह दे रहा हूं, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। यह जो भी पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी क्लास 11 का पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि यह बीपीएससी और डीएसएसबी के लिए ही नहीं, यह केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए और मतलब डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस की पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत यह उपयोगी है। और साथ ही साथ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस भी पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस है। तो यह तीसरा लेक्चर वीडियो है बीपीएससी डीएसएसबी पीजीटी का। ठीक है, और जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276, ऊपर भी शो हो रहा है। सिर्फ 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जो भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए, समय नहीं है। अगर बीपीएससी डीएसएसबी के लिए अगर आपने अपने आपने सोच लिया है बीपीएससी या डीएसएसबी पीजीटी निकालना है, अगर आपने सोच लिया है कि कोई यूपीएससी या स्टेट पीसीएस निकालना है, ठीक है, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस समय बीपीएससी और डीएसएसबी के नजरिए से ही मैं यह कोर्स लॉन्च किया हूं, तो जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यह है, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा और सिर्फ 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, इसमें मैं कक्षा 11-12 की पूरी एनसीईआरटी की सीरीज चलाऊंगा, पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारा सीरीज दूंगा, मटेरियल दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा और प्लस लेक्चर्स वीडियो के नोट्स भी दूंगा आप लोग को। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, और पीपीटी के जरिए मैं पूरा का पूरा पढ़ाता हूं और बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन आपके सामने करता हूं, जो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आमतौर पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़ना, एनसीईआरटी की किताबें खरीदना, पढ़ना, उसे समझना बहुत मुश्किल दुष्कर काम है। ठीक है, इतना आसानी से याद नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया मैं पीपीटी के माध्यम से इसको समझाता हूं। तो यह तीसरा लेक्चर वीडियो है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। ठीक है, और यह पूरे कोर्स का ही तीसरा लेक्चर वीडियो है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी डीएसएसबी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। रोमन साम्राज्य की सैनिक प्रबंध की विशेषताएं। रोमन साम्राज्य की सैनिक प्रबंध की विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बता दूं, रोमन साम्राज्य की जो मजबूत जड़ थी वह वहां की सेना थी। ठीक है, सेनाएं बार बार वहां पर आंदोलन करती थी, सेनाएं वहां पर व्यवसाय करती थी, वह राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था बन गई थी सेना। ठीक है, सेनाएं जो थी इतनी प्रबल हो गई थी, इतनी शक्तिशाली हो गई थी रोमन साम्राज्य में, मतलब सम्राट के बाद अगर किसी का चलता था तो वह सेनाओं का चलता था, सेना का चलता था। ठीक है, क्योंकि सेना, देखिए सेना जो वहां की थी योग्य थी, सक्षम थी, लड़ाकू थी, बहादुर थी, बड़े से बड़े युद्ध को जीतती थी, उनका जो सैन्य कुशलता था वह चरम स्तर पर था। ठीक है, इसीलिए सेनाएं जो होती थी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करती थी, सम्राटों को ब्लैकमेल करती थी, वहां के शासन तंत्र को ब्लैकमेल करती थी। अब आप समझ लीजिए कि किसी भी, अभी आपको बता दूं, जैसे आप कहीं किसी भी देश का उदाहरण लीजिए, किसी भी देश का उदाहरण लीजिए, ठीक है, लोकतांत्रिक देश का, सेना को या पैरामिलिट्री को, पुलिस को संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है, यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होता है। हर यूनियन में, हर विभाग में, कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग, रेल, डाक, तार, बैंक, कोई भी विभाग हो,
आप देखेंगे कि हर विभाग में जिलाध्यक्ष होते हैं, जिला प्रकोष्ठी होते हैं, महामंत्री होते हैं, सचिव होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, इस तरह का यूनियन होता है ना। शिक्षा विभाग में भी इस तरह का यूनियन होता है, ठीक है। लेकिन पुलिस का यूनियन होता है क्या? पुलिस में कोई यूनियन नहीं होता है, पैरामिलिट्री फोर्स में कभी यूनियन नहीं होता है, सेना में कभी यूनियन नहीं होता है, क्योंकि सेना राजनीति नहीं करती। अगर सेना में जिस दिन यूनियन आ जाएगा, सेना में जिस दिन यूनियन आ जाएगा, सेना में जिस दिन संगठन आ जाएगा ना, वह पूरी तरह से चौपट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सेना को, पुलिस को, पैरामिलिट्री को संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन रोमन साम्राज्य में देखिए, सेनाएं इतनी शक्तिशाली, बहादुर और सक्षम होने के बाद भी सेनाएं यहाँ पर क्या करती थी? राजनीति करती थी। रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। अब आप समझ लीजिए, इसी से आप अंदाजा लगाइए, रोम सेना जो थी वह राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। सेना राजनीति करती है, जानते हैं कहां पर करती है? पाकिस्तान में करती है। वहां सेना का राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, ठीक है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। यहां तक कि सेना के मेंबर्स वहां पर संसद में बिठाए जाते हैं। जब सेना का कोई बड़ा अधिकारी रिटायर होता है तो उसको 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन और 60 लाख 70 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। सेना पूरी तरह से हस्तक्षेप करती है राजनीति में, और जिस देश की सेना राजनीति में हस्तक्षेप करने लगेगी, जिस देश का पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स राजनीति में हस्तक्षेप करने लगेगा, वह देश बर्बाद हो जाएगा। और वही हुआ रोमन साम्राज्य के साथ। रोमन सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था बन गई थी। व्यवसायिक सेना, मैं आपको व्यवसायिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोमन साम्राज्य में जो सेनाएं होती थी उनके पास पैसा होता था। पैसा जब होगा तो व्यवसाय करेंगी, व्यापार करेंगी। तो व्यवसायिक सेना भी होती थी, वह व्यापार भी करती थी, मतलब समय मिलने पर वह व्यापार भी किया करती थी, ठीक है। सेवा करने की अवधि निश्चित होना, ठीक है। यहां पर क्या होता था? जो सेना होती थी वो सेवा करने की अवधि निश्चित होती थी, मतलब एक व्यक्ति, एक जो सैनिक होता था वह 25 वर्ष तक सेवा करता था। यह एकदम पूरी तरह से अच्छी विशेषता है, ठीक है। मैं सैनिक प्रबंध की विशेषता बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये चीजें गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसकी विशेषता बता रहा हूं कि वहां पर जो सैनिक प्रबंध था उनकी क्या क्या विशेषता थी। तो सेवा करने की अवधि निश्चित थी, एक सैनिक 25 वर्ष तक सेवा दे सकता था, ठीक है। आगे आपको बता दूं, सबसे बड़ा एकल निकाय जो सेना थी वो सबसे बड़ी एकल निकाय थी। सेनेट में सेना का डर। सेनेट क्या था? सेनेट जो था, जो अभिजात वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उनका जो संगठन होता था उसे सेनेट बोला जाता था। तो सेनेट में क्या था? सेना का डर था, क्योंकि सेना जो होती थी कभी कभी हड़ताल कर देती थी, कभी कभी गृह युद्ध कर देती थी, आंदोलन करती थी, इसलिए सेनेट में क्या था? सेना का डर हुआ करता था। मतभेद होने पर गृह युद्ध होता था, सेना के बीच में गृह युद्ध हो जाता था। अब आप यह देखिए, इसीलिए तो रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। असल में रोमन साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ी भूमिका यही थी कि सेना अनुशासनहीन थी। सक्षम और योग्य होने के बाद भी सेना अनुशासनहीन थी, सेना राजनीति करती थी, सेना व्यवसाय करती थी, सेना आपस में गृहयुद्ध लड़ती थी, आंदोलन करती थी, विद्रोह करती थी। इसीलिए रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इसीलिए तो जर्मनी मूल की छोटी छोटी जनजातियों ने रोमन साम्राज्य के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। 47 वर्षों में 25 सम्राटों का तख्ता पलट हुआ है रोमन साम्राज्य में। इसीलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से हुआ है, ठीक है, इन्हीं सब कारणों के वजह से हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, आंदोलन व विद्रोह, मतलब सेना के मध्य क्या होता था? सेना में आंदोलन, लगातार आंदोलन होता था, विद्रोह होता था। अरे यार, हड़ताल करती थी सेना, बताइए, हड़ताल करती थी सेना यहाँ की, ठीक है। शासकों को भाग्य निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त थी। शासकों का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति, मतलब कौन गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, इसकी ये मतलब शासक वर्ग का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त थी? सेना को। शासक वर्ग का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति सेना को प्राप्त थी। केवल 47 वर्षों में 25 शासकों का तख्ता पलट हो गया था। सेना जिसे चाहती थी उसे ही गद्दी पर बैठाती थी, ठीक है। शासकों का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति व्याप्त थी सेना के पास। तो यह सैनिक प्रबंध की यह विशेषताएं बताया हूं कि सेना कितनी मजबूत थी रोमन साम्राज्य में, ठीक है। दास प्रजनन क्या था? मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यह जो चैप्टर है ना,
एनसीईआरटी क्लास 11th का यह जो चैप्टर है रोमन साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस चैप्टर में यह जो टॉपिक है मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यह देखिए, दुनिया के हर देश में, हर काल में, हर सभ्यता में कहीं ना कहीं दास प्रथा रही है, कोई बात नहीं है, दास प्रथा रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दास प्रथा का इतना गंदा, घटिया, घिनौना रूप जो रोमन साम्राज्य में देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का बहुत ही गंदा रूप देखने को मिलता है। वहां दास प्रजनन होता था भाई, दास प्रजनन होता था। दासों को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा दास पैदा किया जाए, बताइए कितनी जल्दी कितना ज्यादा दास पैदा किया जाए, यह पद्धति थी दास प्रजनन की, ठीक है। मतलब दासों और दासियों, एक दासी को कई गैर दास मर्दों के साथ लगा दिया जाता था, ठीक है। उनके साथ मतलब रति क्रिया करके ज्यादा से ज्यादा बच्चा वो पैदा करे। कभी कभी दासों के अलावा बाकी लोग भी, कुलीन वर्ग या बाकी लोग जो भी इस तरह का कार्य करना चाहते थे, सैनिक व सैनिक, वो भी यह काम करते थे, ठीक है। तो देखिए, दास प्रजनन क्या था? यह गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी। अब देखिए, दास प्रजनन होगा जब दास या दासी, जब एक स्त्री और पुरुष जब यहाँ पर मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और उनके जो बच्चे होंगे वह भी दास बनेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दास पैदा करना, और जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास, वहां पर जिस कुलीन व्यक्ति के पास, जिस सैनिक वर्ग के पास ज्यादा से ज्यादा दास होते थे, वो उतना ही ज्यादा संभ्रांत मानता था वो अपने आप को, क्योंकि दास जो थे वह पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। दासों को पूंजी समझा जाता था, दासों को संपत्ति समझा जाता था वहां पर, ठीक है। तो देखिए, यह गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है, ताकि उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बने। तो यह कार्य होता था रोमन साम्राज्य में, ठीक है। बहुत सारी जो दासियां हुआ करती थी वह निर्वस्त्र होकर लेटी रहती थी, निर्वस्त्र होकर घूमती थी, ठीक है। और कई मतलब कि एक ऐसी कोई ऐसा स्टेडियम होता था, कुछ ऐसी जगह होती थी जहां पूरी तरह से मतलब इस तरह का पार्टी चलता था, इस तरह का नाच होता था, नृत्य होता था, ठीक है। और वहां जिसको जो मन करना हो वह करता था। जो भी कुलीन वर्ग या सैनिक शक्तिशाली वर्ग जो होता था वह इस तरह के कृत्य करता था, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, दास प्रजनन को और बढ़ावा मिला, ठीक है। लेकिन दास प्रजनन में सहयोग, ऐसी बात नहीं दासियों के साथ दास प्रजनन किया जाता था, लेकिन दासियों के साथ ऐसी बात नहीं सिर्फ दास पुरुष ही होता था, बाकी सैनिक या असैनिक वर्ग जो थे वह भी दासियों के साथ सहवास करके दास पैदा करते थे, मतलब बच्चे पैदा करते थे, वह भी आगे चलकर दास बन जाते थे। तो इस तरह का बहुत ही गलत रूप, गंदा रूप देखने को मिला। देखिए, दास प्रथा इंडिया में थी, भारत में भी दास प्रथा थी, ठीक है। लेकिन इसीलिए मेगास्थनीज जब मौर्य साम्राज्य में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि क्या लिखा है कि उसने यह लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि मेगास्थनीज जिस समाज से था उस समाज में दास प्रथा का बहुत गलत रूप था, गंदा रूप था। हालांकि मेगास्थनीज रोमन से नहीं आया था, यूनानी था, लेकिन वहां पर भी दास प्रथा का कुछ ऐसा ही था, लेकिन उतना भी गंदा नहीं था जितना रोमन साम्राज्य में था। तो इसीलिए मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि दासों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार यूनान में या रोम में किया जाता था वैसा इंडिया में नहीं किया जाता था, ठीक है। दास श्रमिक की समस्याएं, अब देखिए, जो दास होते थे, दास श्रमिक होते थे, उनकी समस्याएं क्या है। देखिए, शुरुआत में लोगों को दासों को पैदा करने में, दासों को रखने में, ज्यादा से ज्यादा दास बनाने में आनंद मिलता था, मजा आता था, ठीक है। लेकिन बाद में यह दास प्रथा अभिजात वर्गों की, कुलीन वर्गों की गले की फांस बन गई। गले की फांस इसलिए बनी क्योंकि भाई दास रखना बहुत बड़ा कार्य नहीं है, दासों का रख रखाव करना पड़ेगा, उन्हें कपड़े देना पड़ेगा, उसे तीनों टाइम भोजन देना पड़ेगा, दवा देना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें वस्त्र देना पड़ेगा, आवास देना पड़ेगा। तो यह जो दास श्रम है ना, यह बहुत महंगा पड़ गया। और एक मालिक कितना दिन काम ले सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, ठीक है। आपके पास एक नौकर हो तो एक नौकर से ही आप पर्याप्त काम ले सकते हैं, लेकिन 1000 नौकर हैं तो कितना काम ले पाएंगे, ठीक है। और यह दास श्रम क्या है, बहुत महंगा पड़ने लगा। तो देखिए, रोम में सरकारी निर्माण कार्य में
रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर, देखिए जो सरकारी निर्माण कार्य होते थे, पुल बनते थे, महल बनते थे, तो रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिक का प्रयोग होता था। मुक्त श्रमिक मतलब वह श्रमिक जो असल में दास नहीं है, ठीक है। हालांकि अत्याचार उस पर भी होता था, अन्याय उस पर भी होता था, लेकिन वह मुक्त श्रमिक माना जाता था, वह दास की कैटेगरी में नहीं आता था। तो सरकारी निर्माण कार्यों पर मुक्त श्रमिक का प्रयोग होता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा हो गया था। मतलब सरकारी निर्माण कार्यों पर मुक्त श्रमिक का प्रयोग क्यों होता था? क्योंकि कुछ दिन काम लेना पड़ता था, उसके बाद उनको उसकी सैलरी मिल जाती थी, मेहनताना मिल जाता था और वह स्वतंत्र हो जाते थे। सरकार अपने रास्ते पर, मुक्त श्रमिक अपने रास्ते पर। तो यह कुल मिलाकर सही था, ठीक है। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिक को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था। अब ये देखिए, जो मुक्त श्रमिक होते थे भाड़े के मजदूर होते थे, अब देखिए जो गुलाम श्रमिक होते थे वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था। बताइए उस टाइम, मतलब जिस समय अकाल पड़ा करता था, इतनी पैदावार नहीं होती थी, ठीक है, धान गेहूं इतना ज्यादा नहीं होता था। अब ना भाई हरित क्रांति चली है, इतना ज्यादा अनाज उत्पन्न हो रहा है, उस समय ऐसा थोड़ी था, ठीक है। उस समय भी वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था। उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे ना, भोजन का, आवास का, दवा का, ठीक है, जिससे इन श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी भैया। मतलब उससे ज्यादा तो लागत पड़ जाता था। वेतनभोगी श्रमिक सस्ते तो पड़ते थे, उनको आसानी, और वेतनभोगी जो श्रमिक होते थे, बिल्कुल वह वेतनभोगी श्रमिक जो होते थे सस्ते में पड़ते थे, उनको आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वेतन दिया, काम किया, उसके बाद जाओ तुम अपने घर, ठीक है, ऐसे होता था। तो यह क्या है? यह दास श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं हैं, इसे आप जरूर नोट करिएगा, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यह दिक्कत थी, ठीक है। इसीलिए दासों को बाद में क्या हुआ, कालांतर में छोड़ा जाने लगा, उन्हें मुक्त किया जाने लगा, क्योंकि वर्ष भर रखकर भोजन देना, आवास देना, कपड़े देना, यह लोगों से हो नहीं पाया, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी, एसएसबी, पीजीटी, हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, देखिएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। बीपीएससी की तैयारी भी आपकी होगी, पूरी 100% तैयारी होगी बीपीएससी, पीजीटी, हिस्ट्री का, और साथ ही साथ एसएसबी की भी पूरी मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा आप लोग का पूरा क्लास 11, 12 की पूरा का पूरा इसी तरह से बेहतरीन जबरदस्त नोट्स आप लोग को दूंगा, ठीक है। आगे पूरी तैयारी हो जाएगी और इस तरह से आपके सारे नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज के नोट्स मिलेंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। तो जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं समय मत गंवाएं और ज्वाइन कर लें। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है और सिर्फ 1499 रुपये फीस है। जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।